तो आज हम लोग क्लास 1 शुरू कर रहे हैं, जो कि एक फ्री क्लासेज होगा उन बच्चों के लिए जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। और 99% चांसेज है कि नए एक्ट से ही क्वेश्चन रहेंगे। नए एक्ट से इसलिए क्वेश्चन रहेंगे कि सिर्फ देखिए, क्वेश्चन चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी बीपीएससी को या जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इसलिए नहीं होगी क्योंकि थ्योरी तो एक ही है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदले गए हैं। तो क्वेश्चन उठाने में उनको कोई परेशानी होगी नहीं। सारे सिद्धांत, सारे केस लॉज सेम ही रहेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ सेक्शंस का फर्क है और थोड़े बहुत संशोधन हुए हैं, उनका बस थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सारे चीज एक ही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जस्ट आप देखें कि नंबरिंग में अंतर हुआ है, बाकी कोई अंतर इसमें है नहीं। ठीक है, हाँ। तो आप देखें यहाँ पे कि जो हमारा भारतीय साक्षर नियम है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, इंडियन एविडेंस एक्ट हम लोग अब तक बोलते आए हैं, है ना। वो थोड़ा सा अटपटा है और आपत्तियां भी हैं लोगों की जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है कि भाई जो दक्षिण भारतीय है वो क्यों बोलेंगे, है ना। तो उन्होंने आपत्तियां वैसे अपना रखा है, लेकिन हम लोगों का क्या काम, हम लोग को तो सबस्टांस पढ़ने हैं और सबस्टांस यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट, ये सारे जगहों पर रहते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, एविडेंस एक्ट में भी था। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले बोलते हैं ये लोग कि ये क्या कहा जाएगा। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 कहा जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, कई जगहों पर पूछे गए थे इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, अब देखिए, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मीन्स एविडेंस एक्ट विल बी अप्लीकेबल टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, है ना, इन बिफोर एनी कोर्ट, है ना। क्या कर रहा है, कोर्ट के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये इसका अप्लीकेशन होता है, और इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते थे पहले भी कि कोर्ट मार्शल है या नहीं है ना। आर्मी एक्ट वगैरह एक्सक्लूडेड था, एयरफोर्स एक्ट, नेवल एक्ट वगैरह उसमें दिया गया था, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई है कि कोर्ट मार्शल को इंक्लूड करते हुए सारे जगहों पर लागू होगा, बट नॉट अफिडेविट। यहाँ पर साहब बोल दिए, पहले भी दिया गया था कि अफिडेविट्स में नहीं लागू होगा, आर्बिट्रेटर का प्रोसीडिंग इसमें शामिल नहीं होगा, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई, जो कि सेम ही है जो कि पहले एविडेंस एक्ट में था। इसके अलावा तो ये है कि कब कब में भाई ठीक है, ऑफिशियल गजट जब भी चाहे वो नोटिफाई कर सकता है। तो ये आपका पहला सेक्शन है। पहला सेक्शन से बनने वाले क्वेश्चन आपको यही है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट मार्शल में भी अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता, अफिडेविट में अप्लाई नहीं होगा, और आर्बिट्रेटर में अप्लाई नहीं होगा। इससे ये क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाते हैं, पहले बने थे, यहाँ से भी बन जाएंगे आपके कि क्या कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके पीटी के। ठीक है, अब देखिए डेफिनीशन, यहाँ डेफिनीशन क्लाउज में बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्शन 4 के जो पुराने एविडेंस एक्ट थे उससे उठाकर डाल दिए गए हैं। हालांकि डेफिनेशंस में भी बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं वो सेम ही हैं। देखिए, आप यहाँ पर कोर्ट का डेफिनेशन दिया गया, तो कोर्ट में पहले भी यही सेम था, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, दोज पर्संस हु आर लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंसेस विल बी कॉल्ड एज कोर्ट। ओके, डिस्पाइट ऑफ द अपार्ट फ्रॉम देम, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस, मतलब जो भी एविडेंस ले सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, बी कंक्लूसिव प्रूफ। अब देखिए, ये सेक्शन 4 में था और ये मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम का ही हिस्सा है, लेकिन इसको आपको अलग से देखना। अब नए बच्चों को परेशानी होगी भाई समझने में, पुराने बच्चे जो पढ़े हुए हैं उनको तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन नए बच्चों को कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पर, क्योंकि एक जब प्रिजम्पशन आप पढ़ते हैं कि प्रिजम्पशन क्या है और प्रिजम्पशन के क्या प्रकार है, उन्हीं का एक प्रकार कंक्लूसिव प्रूफ है। रिबटेबल, इरिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ किस प्रकार का प्रिजम्पशन है, रिबटेबल है, इरिबटेबल है तो क्यों है। ये सारी चीजें जो पुराने एविडेंस एक्ट में ज्यादा अच्छे से दी हुई थी, हालांकि यहाँ पर डेफिनेशन में दे दिया गया है, थोड़ा सा जोड़ना समझना होगा। ठीक है, तो कंक्लूसिव प्रूफ का कह रहा है क्या
कि अधिनियम, अब देखिए एक नया बात एक्ट के जगह पर यहाँ पर अधिनियम लिख दिया गया, तो ठीक है ये चीज आपको लिखना होगा कि यहाँ क्या करे कि वेन वन फैक्ट, है ना, जो कि अधिनियम में दिया गया, अगर एक फैक्ट जो है, अगर दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया है, तो एक फैक्ट के प्रूफ होने के बाद दूसरा फैक्ट प्रूफ माना जाएगा। यही बातें जो है पहले भी हम लोग सेक्शन 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़े थे। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ क्या होगा, जैसे तो पुराने उदाहरण तो नहीं दे सकते, ठीक है। अब लेजिटिमेटी ऑफ चाइल्ड, अगर कोई 280 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा है ना, तो इससे पहले सेक्शन 112 में था, तो वो क्या होगा, वो बच्चा जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि उसके पेरेंट्स वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ए है, जो हस्बैंड है बी का, ठीक है। ए ने एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया है जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है भैया, ए जो है, बी जो है पत्नी है ए की, ये फैसला आ चुका है। अब क्या होता है, एक सी जो है वो डेथ कर जाता है, जो कि डी का हस्बैंड रहता है। इस बात को आप आराम से समझ सकते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ में एक बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं इसको। अब जो है क्या हुआ कि सी के मरने के बाद बी कहती है कि सी वाज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है। इस बात को समझिए, ए और बी जो है क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। ए ने सूट फाइल किया जिसमें ये जजमेंट आया, ये प्रूफ हुआ कि बी जो है ए की पत्नी है। अब सी बी का हस्बैंड है, लेकिन के मरने के बाद बी क्लेम करते हैं कि वो सी के ही हस्बैंड। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये जजमेंट जो भी आया है, अगर डी ने सीधे ला करके उसका सर्टिफाइड कॉपी दे दिया कि भैया देखिए इसका जजमेंट आ चुका है और बी जो है ए की पत्नी, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। अगर ये फैक्ट प्रूफ हो गया तो अपने आप ये प्रूफ है कि ये जो है बी की पत्नी मतलब सी की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि एक समय में दो शादी नहीं हो सकती, और ये बातें साफ साफ कही जा चुकी हैं। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या हुआ। ये फैक्ट प्रूफ हो गया तो दूसरा फैक्ट प्रूफ हो गया कि यानी ये इसकी पत्नी सी की पत्नी नहीं है। यही बातें यहाँ पर कही गई है कि ऑफ द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट एज प्रूफ। अगर एक फैक्ट प्रूफ हो गया तो ये मानेगा कोर्ट कि दूसरा फैक्ट भी प्रूफ हो गया। कब? जबकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है when वन फैक्ट इज डिक्लेयर, जबकि एक फैक्ट डिक्लेयर किया गया इस अधिनियम के द्वारा ही खुद ही कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा दूसरे का, तो कोर्ट क्या होगा, अगर प्रूफ हो जाता है एक फैक्ट, जैसे ये प्रूफ हो गया कि नहीं भैया बी तो ए की पत्नी है, तो ये कंक्लूसिव है कि बी जो एट द सेम टाइम सी की पत्नी नहीं हो सकती है। बात को समझ गए? अब देखिए डिसअप्रूव्ड, अब देखिए डिसअप्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड वहां पर एक जगह दिया हुआ था डेफिनेशन में ही, लेकिन यहाँ पर अलग से दे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा याद देखिए, यहाँ पर याद करने के लिए थोड़ा सा आप आसानी, थोड़ा ट्रिक बैठा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर दो काम को डेफिनेशन याद करना है, तो टू बी कोड करेंगे, बी का सी हो जाएगा, बी का फिर सी, बी का सॉरी ए का सी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, और डी फॉर डॉक्यूमेंट। ऐसे करके आप थोड़ा कोडिंग कर लेंगे अपने दिमाग में तो वो याद रहेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं। सी कह रहा है डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड का सिंपल सा मतलब है कि या तो कोर्ट मानता है इस बात को, या कोई प्रूडेंट पर्सन मानता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इतना सिंपल सा बात है, उसी को इसने लिख दिया है। देखिए, इन रिलेशन टू ए फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग ए मैटर बिफोर इट। अब जाहिर सी बात है, कोई मैटर को कंसीडरिंग के दौरान ही ना कोई चीज प्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा। लेकिन मैटर तो इतना ही सा कि या तो कोर्ट समझता है कि ये बात एग्जिस्ट करता है, या कोई प्रूडेंट प्रूडेंट पर्सन, और क्या ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन है। प्रूडेंट मतलब क्या, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस का जो पर्सन है, उसको ही प्रूडेंट पर्सन यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। वो अगर समझता है कि ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रूव्ड हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर देखिए डिसअप्रूव का परिभाषा दिया गया है। तो अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो कोर्ट इसको क्या मानेगी, डिसअप्रूव मानेगी। मतलब डिसअप्रूव का डिफिनेशन यही है, या तो कोर्ट माने या कोई प्रूडेंट पर्सन माने कि एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको डिसअप्रूव्ड माना जाएगा। अब डी में देखिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। देखिए डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनीथिंग दैट वी इंटेंड टू रिकॉर्ड ऑन पेपर और इन आइदर वे इवन इलेक्ट्रॉनिकली, देन दे आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या, देखिए रिकॉर्डिंग पहले भी होता था जब टेप वगैरह या अभी जो मीडिया वगैरह नहीं था, तो रिकॉर्डिंग कैसे होता है, लीक करके रिकॉर्डिंग। आप देखेंगे कि अशोक के शिलालेख हैं, है ना,
बहुत सारे पत्थरों पर लिखे गए। पहले क्या होता था कि पहले तो कोई उस तरह का नहीं था, तो बड़े बड़े पत्थरों पर पब्लिक को बताने के लिए लिख दिया था। पहले तो गैजेट वगैरह जो है उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो पत्थरों पर ही अशोक ने एडिक्ट्स लिखवा दिए थे, शिलालेख लिखवा दिए थे। बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, बहुत तरह के लेख लिखवाए थे, वो जो भी गजट का ही काम करता था। तो यहाँ हर तरह के रिकॉर्डिंग को, एवरी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग हैज बीन सपोज टू बी ए डॉक्यूमेंट इफ इट इज इंटेंडेड टू बी रिटन ऑन देयर। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू दिस, फॉर एग्जाम्पल हियर द एग्जाम्पल इज शोइंग दैट ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, जो लिखा गया वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, जो प्रिंट किया गया, आप प्रिंटर में प्रिंट होता है, लिथोग्राफ होता है, पत्थरों पर लिख दिया, फोटोग्राफ हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा प्लान, मैप, जो भी है, इट्स ए डॉक्यूमेंट बिकॉज इट हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर इंडिया मैप आप देखें तो क्या हुआ, मैप जो है पेपर पर रिकॉर्डेड है, या जो भी आप नेट वगैरह पर देखते हैं, दे आर ऑल रिकॉर्डेड एंड दे हैज बीन इंटेंडेड टू बी यूज। यहाँ दो बातें हैं। इसके अलावा क्या है, एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या इंस्क्राइब होता है, आप मेटल प्लेट पर लिखवाते हैं भाई एडवोकेट, डॉक्टर, दीज आर ऑल इंस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू ए कैरिकेचर, व्हाट इज कैरिकेचर? कैरिकेचर इज ए फनी काइंड ऑफ फोटोग्राफ। किसी का भी देखें अटल बिहारी वाजपेयी के कैरिकेचर रहेगा, या किसी कैरिकेचर जनरली इंटेंडेड होता है थोड़ा लाफ्टर की तरफ, ठीक है। तो दे आर ऑल documents. Now here one new thing has been added in there, that is an electronic record on emails. ठीक है, these are also supposed to be document. ठीक है, according to this new provision. Now E क्या है? Evidence. Evidence means and includes. ठीक है, evidence means and include means it will be exhaustive. Now evidence is of two types, one is oral and second is documentary. ठीक है, तो जो भी कोर्ट ने बोला है, देखते हैं किसी विटनेस को बोला है भाई बोलो क्या बात है, नहीं बात है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ओरल एविडेंस हो गया। मतलब जो बोल के जो टेस्टिफाई हुआ, टेस्टिमनी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जो टेस्टिफाई हो गया, जो बोल दिया, वो ओरल एविडेंस हो गया। जिसका आपने रखा हुआ है, चाहे किसी भी फॉर्म में, जैसा कि डॉक्यूमेंट का आपने डिफिनीशन रख रखा है, वो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड है, तो क्या हो जाएगा, वो भी एक एविडेंस का प्रकार हो। यानी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार के एविडेंस हो गए। देखिए एविडेंस जो है, देखिए इसका डिफिनेशन ऐसे टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, तो लैटिन वर्ड एविडेरा से, एविडेरा वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब टू शो क्लियरली, टू शो क्लियरली, और टू डेमोन्स्ट्रेट, और टू डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट क्या कर, डिमोन्स्ट्रेशन आपने प्रयोगशाला में देखा होगा, जब साइंस वगैरह क्लासेस किए होंगे तो प्रयोगशाला में डिमोन्स्ट्रेट हम लोग करते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, है ना, केमिकल कोई रिएक्शन कराते हैं या कोई भी फिजिक्स में करते हैं, तो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। मतलब जो इविडेंट है, द थिंग्स विच आर इविडेंट, जो क्लियर है, तो उसी को एविडेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वेयर एक्ट में हमें क्या दिया गया है कि एविडेंस दो तरह के होते हैं, वन इज ओरल एंड अनदर वन इज डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है, एक बार देखिए पढ़ लीजिए आप क्या कह रहा है। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स, जो परमिट करता है, परमिशन देता है, हाँ भैया ले आओ, और रिक्वायर्ड टू, मैं यहाँ कोर्ट रिक्वायर भाई ले आओ, इससे संबंधित हमारे पास डॉक्यूमेंट, दोनों ही बातें कर रही है। तो आप कहें कि मेरे पास एविडेंस है, ठीक है भैया ये प्रूव करो आप, या तो कोर्ट खुद कहता है कि इससे संबंधित ले आओ चीजें, है ना। तो यहाँ पर अगर जो बोलेगा, देखिए बिफोर इट बाई विटनेसेस, है ना, साक्ष्य द्वारा, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी चीजें इंक्वायरी चल रही हैं और उससे संबंधित कोई भी विटनेस, विटनेस बॉक्स में अगर बोलता है, दैट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। और ऑल डॉक्यूमेंट्स या डिजिटली रिकॉर्डेड कुछ भी बातें हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आप प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। नाउ फैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर एफ, दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, बिकॉज कीप इन माइंड दैट एफ फ्रॉम एफ इट इज फैक्ट, एफ से फैक्ट हो गया, तो आपको याद करना है ये 2F में फैक्ट है भाई, ये तो एकदम इजी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए इसका मेन है एक ही चीज है कि एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस इज कॉल्ड ए फैक्ट। किसी ने कुछ बोला, कोई व्यक्ति है, लाइट है, ये पेन है, वो टीवी है, टेबल फैन है, कुछ भी इस तरह की बातें हैं,
वो एक फैक्ट है। तो ये पहला नंबर ये फिजिकल फैक्ट के बारे में कहता है कि एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, जो आप आंखों से कानों से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, फैक्ट है। ठीक है, कानों से आपने गोली की आवाज सुनी, फैक्ट है। उसी तरह का एनी मेंटल कंडीशन, अब मेंटल कंडीशन का यहाँ इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इंक्लूडेड है एविडेंस में। अगर आप लॉजिकली देखें तो साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है कहीं ना कहीं बेसिकली हम लोग नॉर्मल पार्लेंस में नहीं मानते उसको, लेकिन एविडेंस एक्ट में साइकोलॉजिकल फैक्ट को भी फैक्ट माना गया है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर क्या करें, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब कोई भी मेंटल कंडीशन जिसके बारे में कॉन्शियस हो कोई व्यक्ति, सो दैट इज ऑल्सो फैक्ट। अब देखिए इलिस्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन में क्या क्या कह रहा है कि दैट पर्सन हर्ड और saw समथिंग इज ए फैक्ट। जैसे मैंने कहा कि आपने आम देखा, पेड़ पर आम है, आम से लदा हुआ पेड़ है, दैट इज ए फैक्ट, है ना। कुछ सुना है आपने, कुछ देखा आपने, है ना, सो दैट इज ए फैक्ट। दैट एनी ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर, कोई भी बुक ऐसे रखा हुआ है भाई, ऐसे ऐसे रखा था, ऐसे ऐसे रखा था, टेबल पर रखा था, ठीक है, दैट दे आर ऑल फैक्ट। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट, जो भी किसी ने कहा, कुछ भी कहा, दैट इज फैक्ट। दैट अ पर्सन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, कोई ओपिनियन रख रहा है, ठीक है, सर्टेन इंटेंशन रख रहा है, गुड फेथ में वर्क कर रहा है, फ्रॉडलेंटली कर रहा है, पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर सेंस में कर रहा है, दीज आर ऑल फैक्ट्स। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 2G, दैट इज फैक्ट इन इशू। अब देखिए इशू क्या है, जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई इशू, मतलब कोई झगड़ा नहीं है। इशू क्या होता है, जब विवाद होता है, जब कॉन्टेंशन होता है, एक का ओपिनियन कुछ है, दूसरे का कुछ है, तो जिस चीज पर विवाद है वही ना इशू है। तो ऐसा फैक्ट जिस पर की विवाद हो, जिस पर की इशू हो, जिस पर एक अपना अलग एविडेंस देगा, दूसरा अपना अलग एविडेंस देगा अपने बात को प्रूव करने के लिए, सो दैट इज फैक्ट इन इशू। अब देखिए ये एक अच्छा जो है आपका दिया है कि फैक्ट के बाद तुरंत फैक्ट इन इशू आपको दे दिया है, तो आपको याद करने में इजी होगा। द मीन्स इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट एग्जिस्टेंस। देखिए ये ऐसे बनाया गया, लेकिन है सिंपल यही चीज कि दो भी। अब देखिए इसको पढ़ लेना भी जरूर, क्योंकि पूछ दिया गया क्वेश्चन, ये अभी हायर जुडिशियरी में यहाँ से क्वेश्चन था, झारखंड में भी क्वेश्चन था इससे कि नेसेसरी फॉलोज शुड फॉलोज, मतलब लैंग्वेज से भी पूछ दे रहा है। दैट इज व्हाई आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट दैट रिलीजियसली यू शुड रिसाइट बेयर एक्ट, यू शुड परयूज बेयर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नेसेसरली फॉलो से कुछ दिया, इसका मतलब कि बेयर एक को रिसाइट करना, प्रयूज करना, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को समझना, क्योंकि एक वर्ड में बहुत सारे खेल हो जाते हैं। ऐसे समझने के लिए बात इतना ही है कि ऐसा फैक्ट जो इशू में हो, जिसमें दोनों के बीच में विवाद हो, उसी को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। फैक्ट क्या चीज है, जो कि किसी अपने सेंस द्वारा परसीव कर लें, अपने कान से सुन लें, अपने नाक से स्मेल कर लें, अपने आंख से देख लें, दोज आर फैक्ट्स। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए उदाहरण कुछ देख लेते हैं कि ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, अगर ए एक्यूज है बी के मर्डर का, तो क्या क्या फैक्ट न्यूज होगा, दैट ए काउज बी डेथ, दैट ए इंटेंडेड टू काउज। अब देखिए इंटेंशन भी होना चाहिए, मेंस क्रिया होना चाहिए, ये सारी बातें जो है क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम उदाहरण आपको पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा। इसके अलावा है मे प्रिज्यूम। देखिए अब यहाँ पर मे प्रिज्यूम अलग से दिया गया, वहां पर सेक्शन 4 में दिया गया था। सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ एक साथ, तो इसे समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आसान करने की कोशिश किए हैं लोग, लेकिन वैसे ही है सिमिलर। मे प्रिज्यूम देखिए, whenever it is provided by the अधिनियम, वहां पर एक्ट था, that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until disapproved or may call for proof। देखिए दिस इज ए रिबटेबल काइंड ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन ऐसा कि देखिए जम्पशन और प्रिजम्पशन में अंतर होता है। जम्पशन इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड गेस, बट प्रिजम्पशन इज देयर मस्ट बी सर्टेन ग्राउंड of belief upon which a person is believing the thing to be true. So that is called presumption. There should be a firm ground for having those opinion. Okay. So that is what presumption is. And now may presume means whenever it is provided by the court may presume a fact, may presume कर सकता है,
अब इसमें दो बातें, कर भी सकता है मीन्स इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन है यहाँ पर कोर्ट का, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर रिवर्ट कर दिया, दूसरी पार्टी ने कर दिया तो हाँ भाई ले आओ एविडेंस, ले आओ तब मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मे प्रिज्यूम। अब यहाँ देखिए बीच में दे दिया नॉट प्रूव्ड, फिर प्रूव्ड, देखिए बिल्कुल सिर्फ चेंज कर दिया लेकिन चीजें वही है। देखिए फैक्ट इज सेड टू नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड। अब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए ये खतरनाक है, अगर नॉट प्रूव्ड है तो व्हेन एनी एविडेंस कम्स, है ना, एनी एविडेंस कम्स आउट, देन व्हाट विल हैपन, द थिंग कैन बी प्रूव्ड, सो इट इज डेंजरस। बट प्रूव्ड मीन्स सेम थिंग बिफोर द कोर्ट, क्या एग्जिस्ट है कि नहीं है, क्या करेगा, तो कोर्ट मानेगा, या तो प्रूडेंट पर्सन के नजर में वो सही है तो क्या करेगा, उसको मानेगा, एग्जिस्ट कर रहा है या प्रूव्ड है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो न तो प्रूव्ड है ना डिसअप्रूव्ड है। डिसअप्रूव्ड क्या हुआ कि किसी प्रूडेंट का पर्सन के नजर में या किसी कोर्ट के नजर में क्या है, वो थिंग या वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो डिसअप्रूव्ड हो जाएगा, अगर करता है तो प्रूव्ड हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी पता नहीं चला तो नॉट प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब के में दे दिया रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या होता है, रिलेवेंट जो होता है कनेक्शन की बात करता है। वेन वन फैक्ट, फैक्ट के बारे में लोग पढ़ लिए कि हमने कोई चीज देखा सुना वो फैक्ट हो गया, या जो चीज समझा अपने दिमाग से वो फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट उससे संबंधित है। अब मान लीजिए कि किसी कोई एक आदमी ने किसी ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब ए जो है किसी से गन खरीदा, ए जो है पहले भी धमकी दे चुका उसे, ए जो है गुस्से में कहते हुए जा रहा है कि आज हम उसको मार देंगे। तो ये सारी चीजें क्या, अब ये कह कि ए जिलेबी खाने गया तो क्या ये रिलेवेंट है, नहीं है। लेकिन अगर जो ट्रांजेक्शन हुए उस ट्रांजेक्शन से संबंधित कोई फैक्ट हो रहा है, कोई दूसरा मतलब कनेक्शन है, देयर मस्ट बी ए कनेक्शन, ठीक है, देन वन फैक्ट वुड बी रिलेवेंट फॉर द अदर। तो यही चीज यहाँ पर क्या है, ये फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद आइदर एनी वे रिफर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द अधिनियम। जो भी नीचे दिए गए चीजें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसी हिसाब से संबंधित, हाँ उससे अदरवाइज नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें इस अधिनियम में दी गई हैं उसी तरह से रिलेवेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आप सेक्शन 6 पढ़ते थे, रेस गेस्ट्री पढ़ते थे पहले, कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इतने गुत्थम गुत्थ है कि दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है इन द सेम ट्रांजेक्शन, है ना। तो उस तरह की सारी चीजें हैं कि भाई कनेक्शन, जो भी कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं उसी हिसाब से होगा। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम दिया गया। सेल्फ प्रिज्यूम क्या कर रहा है कि वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस अधिनियम द कोर्ट सेल्फ, अब यहाँ पर देखिए देर इज नो डिसीजन फॉर द कोर्ट शैल हैव टू प्रिज्यूम। और प्रिजम्पशन में बता चुका कि प्रिजम्पशन क्या होता है, देयर मस्ट बी सर्टेन ग्राउंड for the belief on certain fact. So that is presumption. So it shall regard such fact as proved unless and until it is disapproved. ठीक है, तो उस पर मतलब ये भी रिवर्टेबल काइंड ऑफ प्रिजम्पशन है, ये भी रिवर्टेबल काइंड ऑफ प्रिजम्पशन है। However, conclusive proof is not a revertible kind of presumption, but when the things are proved depending upon कि कुछ इस तरह की एविडेंसेज लाया जाए जिससे कि उसमें फ्रॉड का, कोवर्सन वगैरह का या जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं तो वो भी रिवर्ट हो सकता है। बट नॉर्मली जो होता है कंक्लूसिव प्रूफ इज नॉट रिवर्टेबल। बट यहाँ देखिए इट्स ऑल्सो रिवर्टेबल, सेल्फ प्रिज्यूम इज ऑल्सो रिवर्टेबल, मे प्रिज्यूम इज ऑल्सो रिवर्टेबल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया चैप्टर 1। इसको आप एक बार समझें, वीडियो को बार बार देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ मैं बेयर एक्ट ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, केस लॉ न के बराबर, कुछ बातें वैसे आ गई मैं केस लॉ का चर्चा कर दूं वो अलग बात है, कुछ मान लीजिए डिस्क्रिप्शन का मैं चर्चा कर दूं, है ना, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेयर एक्ट के रिसाइटल पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, उसी को डिकोड हम लोग करेंगे। अगर एपीओ के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अब एपीओ आने वाला है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेज भी, प्रीमियम क्लासेज उपलब्ध हैं और ऑफलाइन क्लासेज भी उपलब्ध हैं। और ये आपका एक्ट जो है चलता रहेगा,
ये हमारा क्लास 1 हमने शुरू कर दिया है, आपको फ्री क्लासेज, आप चाहें तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर डिटेल से पढ़ना है, एविडेंस एक्ट हो या आपका सीआरपीसी हो, अभी तो नाम बदल गया, बीएनएसएस हो, बीएनएस हो, ठीक है, तो भारतीय साक्षर नियम हो, तो ये आप हमसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप हमको ज्वाइन करके, ठीक है।